Good morning, students. Today we will continue with the chapter The Soil, chapter number 9, from page number 98. So let's start. Today our first topic is types of soil. The soil is classified on the portion of the particles of various sizes. जो soil है उसे हम classify किया गया है बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे पोर्शन, सॉइल के बहुत सारे पोर्शन होते हैं, उसकी वेरियस उनके अलग अलग साइजेस होते हैं, उसके आधार पर उन्हें क्लासिफाई किया गया है. द फर्स्ट, इफ द सॉइल कंटेन ग्रेटर पोर्शन प्रपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल. अगर सॉइल में बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसे हम सैंडी सॉइल कहते हैं. इफ द पोर्शन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे और रिलेटिवली हाई पार्टिकल हैं तो उसे हम clay soil कहते हैं. if the amount of large and fine particles about the same, then that is called loamy soil. अगर सॉइल के अंदर बहुत बड़े और फाइन पार्टिकल्स दोनों इकट्ठे हैं तो हम उसे loamy soil कहते हैं. सो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल जिसमें बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और सेकंड वन इज क्ले सॉइल जिसके अंदर हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और बट रिलेटिवली हायर पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम क्ले सॉइल कहते हैं. थर्ड वन इज लॉमी जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स बट फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसे हम लॉमी सॉइल कहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. मॉइस्चर इन सॉइल. सॉइल के अंदर मॉइस्चर का होना बहुत जरूरी है. सॉइल मॉइस्चर इज डिफिकल्ट टू डिफाइन बिकॉज इट इज मीन्स डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स. जो सॉइल है उसके अंदर का मॉइस्चर जो है वो हम कभी भी पता नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बट सॉइल के अंदर मॉइस्चर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अ फार्मर कंसेप्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट द वाटर सोर्सेज मैनेजर और द वेदर फॉरकास्ट. कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक जो किसान है उसका सॉइल के अंदर मॉइस्चर को देखने का नजरिया और अलग होता है, बल्कि एक सोर्स वाटर सोर्स मैनेजर है वो सोचेगा इसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर जो है वो प्रेजेंट है, और वेदर फॉरकास्ट भी. जनरली हाउएवर द सॉइल मॉइस्चर इज द वाटर दैट इज हेल्ड इन द स्पेस बिटवीन द सॉइल एंड पार्टिकल. जनरली क्या होता है कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो पानी का और स्पेस कितना है वाटर पार्ट सॉइल पार्टिकल्स का, वो उससे पता चलता है कि कितना अमाउंट में जो है वो उसके सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो प्रेजेंट रहता है. सो दिस soil and crop. Different type of soil are formed in different parts of India. In some parts there is a clay soil, in some part there is a loamy soil, while the some another part there is a sandy soil. बहुत डिफरेंट तरह की सॉइल जो है हमारे इंडिया में मिलती हैं. बहुत अलग अलग प्लेसेस के अकॉर्डिंगली जो सॉइल है वो पाई जाती है इंडिया के अंदर. कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे क्ले यानी कि क्ले जैसी सॉइल होती है, कुछ में लॉमी सॉइल पाई जाती है, कुछ में सैंडी सॉइल पाई जाती है. सॉइल इज अफेक्टेड बाय द विंड, रेन, टेम्परेचर, light and humidity. These are the some important climate factor which affect the soil profile and the bring change in the soil structure. जो सॉइल है वो अफेक्ट होती है विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट एंड ह्यूमिडिटी से. सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो इन चार चीजों के ऊपर डिपेंड करता है. विंड के ऊपर कि सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा, कितना अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, उसका टेम्परेचर कितना है, वहाँ कितनी अमाउंट में लाइट प्रेजेंट होती है, और कितनी ह्यूमिडिटी जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है. इन सब फैक्टर्स के ऊपर जो है सॉइल का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है. The climate factor as well as the components of the soil determine the various type of vegetation and the crop of that might to grow in any region. जो climate factor है वो soil के texture के ऊपर भी depend करता है कि किस तरह का soil का texture है, और उसी तरह से vegetation के ऊपर भी इफेक्ट करता है. अगर जो soil है उसका texture sandy है तो sandy soil के अंदर किस तरह का जो हम लोग एग्रीकल्चर फार्मिंग करेंगे वो किस तरह की फार्मिंग होगी. अगर वहां पे हमारी किसी और मडी सॉइल है तो मडी सॉइल में किस तरह की फॉर्मेशन हो सकती है प्लांट्स की, किस तरह का प्लांट जो है वो ग्रोथ करेगा. क्रॉप
सॉइल का सीधा असर जो है वो क्रॉप की प्रोडक्शन पे आता है। जिस तरीके की सॉइल प्रेजेंट होगी उस पर्टिकुलर एरिया में, उस तरह की क्रॉप की प्रोडक्शन होगी दैट पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत इफेक्ट करता है सॉइल के टेक्सचर के ऊपर। अगर टेम्परेचर ज्यादा कम होगा तो सॉइल के अंदर ज्यादा पत्थर कंकड़ होंगे। अगर सॉइल वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है तो सॉइल बहुत ही चिकनी होगी, पतली पतली सॉइल होगी, क्ले की जैसी सॉइल होगी, तो वहां पे किस तरीके का जो क्रॉप है वो ग्रो किया जाएगा। सो सॉइल का टेक्सचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉप प्रोडक्शन। जिस तरीके का सॉइल होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसी तरह का सेम बिल्कुल एज इट इज क्रॉप के प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर एरिया में किया जाएगा। Now making pots. A lump of clay put in a center of the platform, and when the wheel is given to push it spin, the potter uses his hand to shape the lump of clay into the pot. Then the potter prepare a pot. जो pot है वो किस तरह से मेक किया जाता है, एक बहुत बड़ा सा सेंटर प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिसके नीचे व्हील दिया जाता है, जिसे हम हिलाते हैं तो वो गोल 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 को घूमता है। एक बहुत बड़ा सा लंप यानी कि बहुत बड़ा सा क्ले को उठा करके उसके ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया जाता है, और उस व्हील को अपने हाथ से घुमाया जाता है, पुश किया जाता है, और अपने हैंड से उस क्ले को शेप दी जाती है। जिस तरीके से हम उस पर्टिकुलर लंप को शेप देंगे और वो लंप जो है वो एक पॉट की फॉर्मेशन जो है वो कर लेगा। आपको पिक्चर में भी दिखाया गया है। सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे स्टेप्स हैं पॉट मेकिंग के। पहले लंप को उठा करके ऐसे ही रखा गया है। सेकंड पिक्चर में दिखाया गया है कि पोटर जो अपने हैंड से शेप दे रहा है उस पर्टिकुलर पोट को, थर्ड में भी वो शेप दे रहा है। इस तरीके से शेप देता हुआ वो लास्ट में उसके पास एक पॉट की फॉर्मेशन हो जाती है। Now the soil erosion, the process by which the soil and rock are removed the earthen surface by exogenetical process such as the wind, water flow, and the transported and disported in other locations. While erosion is a natural process, human activity have increased by the 10 or 40 times the rate at which erosion is occurring globally. जो सॉइल इरोजन है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए। उसको बचाना, सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी को बहने से बचाना, मिट्टी का बह जाना। जब बारिश बहुत तेज़ बारिश होती है या क्लाइमेटिक किसी तरह की आपदा आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो सॉइल जो है वो इरोजन हो जाता है, यानी कि सॉइल जो है वो खराब हो जाती है, रिमूव उसके ऊपर वाली जो लेयर जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होती है। उस से हम सॉइल का इरोजन कहते हैं। मिट्टी के बह जाने को सॉइल का इरोजन कहा जाता है। एक्सेसिव इरोजन कॉजेज प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा इरोजन हो जाना मिट्टी का, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं? डिसर्टिफिकेशन, डिक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पहला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द लैंड ऑफ डिग्रेडेशन, क्योंकि लैंड के अंदर उस जगह की मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेडिमेंटेशन ऑफ वाटरवेज, बहुत ज़्यादा पानी का बह जाना। अगर पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में जैसे बाढ़ आती है, बहुत ज़्यादा पानी बहता है, उसमें भी मिट्टी जो है वो बह जाती है पानी के फ्लो के साथ। अपर लेयर जहाँ पे, क्योंकि अपर लेयर के अंदर ही न्यूट्रिएंट और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, वो बह जाते हैं। वो पानी के ऊपर से मिट्टी का बह जाना सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कहा जाता है। एंड इकोलॉजिकली कोलैप्स ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच अपर सॉइल लेयर। इकोलॉजिकल कोलैप्स का मतलब ये होता है बहुत सूखा पड़ जाना। जब बहुत सूखा पड़ जाता है तभी भी मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट्स जो है वो अपर लेयर सॉइल की उसमें से खत्म हो जाते हैं। वाटर एंड विंड इरोजन आर नाउ द टू प्राइमरी कॉजेज ऑफ लैंड degradation combination. They are responsible for 84% of degraded acreage, making excessive erosion one of the most significant global environmental problem. बहुत ज़्यादा आजकल पानी का कम होना और विंड इरोजन, हवा से भी बहुत ज़्यादा, ये दो प्राइमरी कॉज है जो कि लैंड के इरोजन में या सॉइल के इरोजन जो है उसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा अगर इरोजन हो जाता है तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि सूखा पड़ जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी तरह की खेती नहीं होती है, लोगों को पीने के लिए पानी खत्म हो जाता है, और वहाँ पे
एग्रीकल्चर फार्मिंग का कोई भी सोर्स नहीं रहता। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इरोजन जो है वो दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स। हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल इरोजन, किस तरह से हम सॉइल प्रिवेशन को इरोजन को रोक सकते हैं? फर्स्ट, प्लांट ग्रास एंड ग्राउंड कवर इन ह्यूज एक्सपेंसिव गार्डन्स एंड द स्पोर्ट फील्ड्स। कहता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हमें प्लांट्स लगाने चाहिए और छोटी छोटी ग्रास लगानी चाहिए ग्राउंड को कवर करने के लिए, जिससे कि जो सॉइल का इरोजन है वो कम हो जाए। नेवर लीव द embankment and sloped garden bare and exposed। कहता है कि गार्डन्स को इस तरीके से ऐसे खुला ही नहीं छोड़ देना चाहिए, वहां पे कुछ ना कुछ छोटे छोटे प्लांट जो है वो लगाते रहने चाहिए, जिससे कि वो जो गार्डन है उसके अंदर जो सॉइल है वो प्रेजेंट रहे। और गार्डन्स को कभी स्लोप नहीं बनाना चाहिए, उस पर कभी भी ढलान नहीं बनानी चाहिए। अगर ढलान बनाएंगे तो मिट्टी से अगर बारिश होगी तो ऊपर वाली जो लेयर है मिट्टी की वो निकल जाएगी और उसके अंदर के न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो निकल जाएंगे। इंश्योर दैट द होम एंड अदर बिल्डिंग्स हैव एडिक्वेट द ड्रेनिंग एंड वाटर कलेक्शन सिस्टम। कहता है कि हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारी बिल्डिंग और जो हमारे आसपास के जितने भी ड्रेनिंग सिस्टम है वहाँ पे वाटर कलेक्शन सिस्टम जो है वो प्रेजेंट हो, यानी कि पानी को कलेक्ट करने का सिस्टम हो। ऐसा ना हो कि हमारे घर का जितना भी पानी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में घर से बाहर निकला और वहाँ के आसपास की जितनी भी मिट्टी है वो सब इरोज हो जाए, यानी कि बह जाए हमारे घर के पानी से ही। अडॉप्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड आउटसाइड द प्रॉपर्टी योर प्रॉपर्टी एज योर ओन। कहता है आपके घर के आसपास की और आपके जमीन के आसपास की आपको प्रॉपर्टी जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है उसे भी अपनी प्रॉपर्टी समझ करके आप अडॉप्ट कर लेना चाहिए और वहां पे भी आपको खेती करनी चाहिए। क्रिएट द डिसलाइक ऑफ बेयर एंड ओपन स्पेस अराउंड यू होम स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज। हमें इस तरीके के खुले जो है वो डिसलाइक क्रिएट अ डिसलाइक फॉर बेयर एंड ओपन स्पेस अराउंड योर होम एंड स्कूल यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। Now that's all for today, students. Your homework is chapter number 9, Soil. Read the page number 99 to 101 thoroughly from your book. बच्चे आप लोगों ने इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आपने अपने डाउट जो हैं वो एक पेपर पे नोट कर लेने हैं और आपने वो डाउट्स कॉल करके किसी भी टाइम आप मुझसे अपने डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।